हाँ जी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। चलिए अब चैप्टर सेकंड को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर सेकंड में अभी हम क्या देखेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इट वाज द फर्स्ट चैलेंज विच इज फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अब अपन इस चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो है, ये अपने चैप्टर का सिर्फ नेम ही नहीं है, ये एक तरह से डेमोक्रेसी को अपोज करती हुई बात भी कह सकते हैं हम। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। चलो दूसरी हम अभी ये देख लें कि हम अपने आप को इस तरह से नहीं देख रहे कि है ना हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस था, मतलब वी आर नॉट एन डेमोक्रेसी। बट इन दिस केस you will, if you see the communist party of china, then what do you say? अब बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अगर आप देखो तो क्या आपके दिमाग में कुछ बात नहीं बनेगी? वो भी तो वन पार्टी डोमिनेंस है। देन भारत में भी यही चल रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं। अब हम पहले ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नाउ वी कैन रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। वी कवर्ड इट, राइट। हमने ये कवर कर लिया है। हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से होती थी, कौन कौन से मेथड से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को हेल्ड कराती थी, काम में लेती थी इलेक्शन के किस सिस्टम को। हम देखेंगे फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। मतलब कि फर्स्ट डिकेड, इलेक्शन कितने साल में होते लोकसभा के? एवरी 5 years इलेक्शन वर बी हेल्ड। देन हाउ मच इलेक्शंस हेल्ड एट वन डिकेड? सिंपल सी बात है, 2 इलेक्शंस। और उन 2 इलेक्शंस में हमने एक तरीका आजमाया था, जिसके बाद हमने अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज किया था इलेक्शन कराने का। ठीक है ना। हम इसमें देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट है। हम देखेंगे यहाँ पर डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के डोमिनेशन। हम देखेंगे इमर्जेस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। हम देखेंगे कि कैसे इमर्ज हुई, एक साथ आई ऑपोजिशन पार्टी टू टू फेस और टू अपोज द डोमिनेंस पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हम ये देखेंगे। चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नाउ वी रीड अबाउट द चैप्टर। बट उससे पहले अपन एक बार ये स्टेटमेंट को देखेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। इन इंडिया हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन इट्स politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country। हम इसमें देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमसे कहा है कि हमारे भारत में जो हीरो वर्शिप है वो पॉलिटिक्स से की जाती है। मींस आज कौन ऐसा होगा, मुश्किल से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके मतलब जो एक आइडल नहीं मानते मोदी जी को, कुछ ऐसे होंगे जो राहुल जी को मानते हैं। मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर को अपना आइडल मानते हैं। तो मतलब हीरो वर्शिप हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में है। बट इन पॉलिटिक्स, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए कंप्लीट तौर पे कि हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। कि हम देखेंगे कि हीरो वर्शिप जो पॉलिटिक्स में है वो किसी और देश में अगर हो या फिर किसी और जगह पर हो, तो वहाँ पर उस देश की जो हीरो वर्शिप है पॉलिटिक्स की, उसकी वजह से डिक्टेटरशिप को हम आगे खड़े होते हुए देखेंगे। लाइक दैट हमने नॉर्थ कोरिया में देखा। नॉर्थ कोरिया में हमारा जो कौन सा जी कौन सा है वो लीडर, उसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। बट उस लीडर के बारे में हमने जाना है। ठीक है ना। हमने दी जिनपिंग को देखा है चाइना के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस में। इसको आइडल माना लोगों ने और इसने पूरा का पूरा अपना कब्जे में ले लिया सब कुछ। तो इस तरह से अगर हम पॉलिटिक्स में आइडल बना लेंगे तो आइडल बनते ही डिक्टेटरशिप चालू हो जाती है पॉलिटिक्स के अंदर। नाउ challenge of building democracy, this is not the challenge of nation building, it is the challenge of building democracy। ये है बिल्डिंग डेमोक्रेसी के ऊपर का चैलेंज। ठीक है। नाउ व्हाट द चैलेंज अबाउट इट। अब हम इसका चैलेंज देखते हैं। 1 minute प्लीज।
ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि है ना वेरियस सर्कमस्टेंसेस में जो हम इंडिपेंडेंट हुए थे और आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद हमारे सामने एक दिक्कत थी कि हम सीधे ही बिगनिंग में डेमोक्रेसी को अपना रहे थे। दुनिया भर ने कहा था कि डेमोक्रेसी को इतनी बड़ी जनसंख्या में लेना आसान नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या में मानना आसान नहीं रहेगा। तो फेस्ड विद सच सीरियस challenges leaders in many other countries, कई सारी अदर कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को फेस कर मतलब डेमोक्रेसी को अपनाने में कई सारे चैलेंजेस को फेस किया है। नाउ ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी, इसलिए कई सारी कंट्रीज वर्ल्ड में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं दे सकते, नॉट अफोर्ड टू हैव द डेमोक्रेसी। अब वो डेमोक्रेसी अपनी कंट्री को नहीं दे सकते, दैट मीन्स दे वर going to the non-democratic way of ruling party. Then they said that national unity was the first priority and the democracy will introduce difference and conflicts. दुनिया की सोच ये थी, जब तक भारत ने नहीं डेमोक्रेसी को अपनाया, जब तक दुनिया की सोच थी कि जो नेशनल यूनिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, वो इंट्रोड्यूस करती है डिफरेंसेस को कई सारे लोगों के बीच में, और कन्फ्लिक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है। किस तरह से कि लोग सोचेंगे यार ये अलग जाति का है, ये अलग अलग बात बोलता है, इसका कल्चर अलग है, इसका रंग अलग है, इसकी फैमिली अलग है, इसके अलग डांस है, इसके अलग भगवान है। तो इन सब जो डिफरेंसेस हैं, इन सब डिफरेंसेस की वजह से कन्फ्लिक्ट हम आज भी हम दुनिया भर में क्या हम अपने भारत में ही देखते हैं। देन दुनिया सोचती थी इस बात को। नाउ therefore many of the countries that gained freedom from colonization experienced non democratic rule, जो कई सारी कंट्रीज थी जो आज़ाद हुई थी कॉलोनाइजेशन के बाद, वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल को अपनाने के लिए सोच रही थी। उन्होंने कई सारे फॉर्म्स के नॉन डेमोक्रेटिक रूल को अपनाने की बात कही, लाइक दैट नॉमिनल डेमोक्रेसी, मतलब मीडियम ऑफ डेमोक्रेसी, कि है ना वो डेमोक्रेसी वो बताएंगे लेकिन वो डेमोक्रेसी होगी एटलीस्ट एक नॉर्मल वे की, मतलब प्योर डेमोक्रेसी उसे हम नहीं कह सकते। एंड अदर थिंग इज वन लीडर वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। इस तरह की डेमोक्रेसी को, इस तरह के रूल को हमने देखा कि है ना कॉलोनी से आज़ाद हुए देशों ने अपनाया। नाउ कंडीशन इन इंडिया पर नॉट वेरी डिफरेंट, इंडिया की कंडीशन भी डिफरेंट नहीं थी, लेकिन जो इंडिया के लीडर्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल से निकले थे, वो इस पाथ पे जब गए तो दुनिया सरप्राइज हो गई। फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो डीपली कमिट था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाना है। तो हमारी जब नींव, हमारी जो मेन ब्रांच थी जिसने कहा था कि हम है ना अपने भारत को आज़ाद कराकर हम सिर्फ डेमोक्रेसी को लाएंगे, तो जब इतने सालों से, इतने 100 सालों से लड़ाई चल रही थी डेमोक्रेसी के लिए, तो कोई भी कुछ भी हो जाए डेमोक्रेसी तो लानी थी चाहे कितनी प्रॉब्लम हो। तो आवर लीडर्स वर कॉन्शियस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। तो हमारे लीडर्स ने कई सारा ये अच्छा रोल निभाया डेमोक्रेसी में। दे डिड नॉट, इन्होंने इन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, जैसे दुनिया देख रही थी कि इधर देखो, जैसे कि दुनिया देख रही थी कि डेमोक्रेसी क्या है, ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सबसे अच्छी थिंग है। लेकिन इन्होंने दे नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब कि देखो परेशानी को सोचना कि ये परेशानी है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि क्या पता वो परेशानी जिसे आप सोच रहे हैं वो कई सारी परेशानियों को हल करने का तरीका बन जाए। यही चीज़ हमारे भारत के लीडर्स ने सोची। दुनिया सोच रही थी कि डिफेंस और कन्फ्लिक्ट को पैदा करती है डेमोक्रेसी, मतलब हमारे लीडर्स नहीं देख रहे थे कि पॉलिटिक्स कोई प्रॉब्लम है, वो सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स एक तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, हमारे लीडर्स ने सोचा कि पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर हो कि डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट पे बेस्ड हो
पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो ये रूट हमारे लीडर्स ने लिया अपनी डेमोक्रेसी को और अपनी पॉलिटिक्स को देख देखते हुए कि अगर हमको पॉलिटिकल नेचर रखना है और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी बरकरार रखनी है तो हमको परसुइंग करना होगा, डिसाइड करना होगा पब्लिक इंटरेस्ट, और पॉलिटिकल एक्टिविटी पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे लेनी होगी। नाउ ये हमारे लीडर्स ने जो सोचा, ये कई हद तक उन्होंने कोशिश करते हुए उस वक्त में किया भी। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है, लेकिन फिर भी बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हुआ था। ऑन द 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, बट विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने राष्ट्रपति को चुना, हमने अपना नेशनल फ्लैग चुना, नेशनल एंथम चुना था। एंड 26 जनवरी 1950 हमने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन बात ये उठी कि है ना, उस वक्त में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो रूल कौन कर रहा था हम पे? उस वक्त में ना कोई इलेक्शन हो रहे थे, ना ही कोई एक लीडर था। तो हमको संभाल कौन रहा था? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे डिफेंसिव, हमारे कई सारे जो मीन्स डिसीजंस थे वो कौन ले रहा था? तो उसको ले रही थी इंटरिम गवर्नमेंट। जो हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी ना माउंटबेटन के जाने के बाद, वो इंटरिम गवर्नमेंट हमारे डिसीजंस को ले रही थी। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब हमारे लिए ज़रूरी बन गया कि हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करें। लेकिन ये करना इतना आसान तो था नहीं, तो हमने मशीन बनाई, मीन्स हमने कमीशन बनाई जो इस काम को करने के लिए तैयार होती, जो इस काम पे फोकस करती। इनिशियली शुरुआत में लग रहा था कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। कुछ लोग तो यही सोचे थे कि कुछ वक्त में ही ये बन जाएगा, बट रियलिटी इज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया was set up in January 1950 and Sukumar Sen became the first chief of the election commission of India। तो फर्स्ट चीफ कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो 1915 में बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक फर्स्ट चीफ थे। उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशन की, अपना डेटा जॉइन किया, तब उनको समझ में आया कि ये काम इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर। नाउ क्या प्रॉब्लम थी इसमें? कमीशन डिस्कवर्ड दैट द इट वाज नॉट गोइंग टू इजी। व्हाट वी बिकॉज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वांट टू द size of the population which is held in the India. Now Sukumar Sen holding an election after the required delimitation or drawing बाउंड्रीज। मीन्स सुकुमार सेन ने देखा कि यार प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमको सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड करनी होगी, हमको ड्राइंग करनी होगी अपनी बाउंड्रीज। हमें पता करना होगा कि हमारे कितने स्टेट्स हैं, हम कितने हैं, जो पॉपुलेशन कह सकते हैं हम, हमारे कितने सिटीजन्स हैं। हमारे सिटीजन्स काउंट अप किए जाएंगे तभी तो उनको वोट देने की आज़ादी होगी, तभी तो हम एडल्ट फ्रेंचाइजी को लाएंगे। नाउ पहली कंडीशन तो ये थी, पहली जो कमीशन ने डिस्कवर की थी प्रॉब्लम वो तो ये थी। सेकंड थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग। उनको दिक्कत थी कि वो प्रिपेयर करते इलेक्टोरल रोल्स को, इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे माइंड की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी कि हम जो राइट टू वोट था उसको एक तरह से ऐसा मान रहे थे कि ये टाइम पास है। क्योंकि जो हमारी 10 लाख वुमेन्स थी जिनका नाम भी नहीं लिखा गया था, लेकिन वो रजिस्टर्ड थी। किस में रजिस्टर्ड थी? वो रजिस्टर्ड थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल रोल्स में। अब कैसे? उनका नाम किस तरह से लिखा था? नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। हाउ देन? what the way to listed their names listed under the name of his wife, her wife, husband of this, daughter of this। मीन्स ये क्या तरीका है? पहले के वक्त में जब हम आज़ाद हुए थे तब इलेक्शन की बात आते ही जो स्त्रियों का, लड़कियों का नाम लिखा था वो लिखा था कि ये लड़की इसकी पत्नी है,
उस लड़के का नाम नहीं लिखा था, बल्कि ये लिखा था कि ये लड़की उसकी पत्नी है और ये लड़की उसकी बेटी है। इस तरह से लड़कियों का नाम लिखा गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने सीधे रिफ्यूज करते हुए कहा कि भाई सबसे पहले बाउंड्रीज बनाओ, और दूसरा लड़कियां कोई थिंग थोड़ी हैं, कोई वस्तु थोड़ी हैं जिसको आप उसकी और इसकी बताओगे। लड़कियों का नाम लिखो, तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे और तब जाके हम अपने जनरल इलेक्शंस को हेल्ड कराएंगे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन एक मेहमत की तरह शो हो रहा था, मीन्स मेहमत एक्सरसाइज शो हो रही थी। मेहमत एक्सरसाइज मीन्स एक बड़ी वाली प्रॉब्लम शो हो रही थी, क्योंकि इतना इजी नहीं था। जिस कंट्री में आप लड़कियों का नाम भी बोलना एक तरह से गलत मानते हो, उस कंट्री में आप इलेक्शन हेल्ड कराना चाहते हो और लड़कियों को वोटिंग राइट्स देना चाहते हो, दैट वाज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वे, easy system, because mindset is old. Then how we go for the front, how we go for the forward and give the freedom to the girls? No election on this scale had ever been conducted. अब इनसे सुकुमार सेन ने साफ कह दिया था कि इस तरह की सिचुएशन से हम भाई इलेक्शन तो नहीं कर सकते। अब इस वक्त में वर्ल्ड क्या सोच रहा था? वर्ल्ड बिफोर एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। हमारे पास उस वक्त में, आज़ादी के उस वक्त में 17 करोड़ वोटर्स थे जो कि इलेक्ट करने के लिए, इलेक्शन के लिए में वोटिंग देने के लिए इलेक्टोरल रूल्स में एक्सेप्ट किए गए थे। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स एंड 3200 एमएलएस थे हमारे पास, और 3200 एमएलएस में हम 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को भी चुनने वाले थे। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स मीन्स 17 करोड़ का 15% ही लिटरेट था, एंड 85% जो वोटर्स थे वो इलिटरेट थे, उनको समझ ही नहीं थी, मतलब कि एक तरह से अंगूठा अंगूठा छाप। तो वो अंगूठा छाप जो लोग थे क्या करते, कैसे करते, इतना आसान था नहीं। नाउ इन सबको वोट डलवाना, इनको वोट का तरीका बताना, ये इतना आसान था नहीं। अब देखते हैं क्या क्या उस वक्त में चल रहा था। नाउ हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स। उस वक्त में जब है ना सुकुमार सेन ने ये आइडिया निकाला और सबसे पहले लोगों को बढ़ाया अपने इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि उनको पता था इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं। तो उन्होंने अपनी खुद की एक टीम बनाई 3 लाख लोगों की। उन 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, उनको पोलिंग स्टाफ बनाया गया और उन 3 लाख लोगों के जरिए इलेक्शन कराए गए। नाउ अगले में हम देखेंगे द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे हमारे डेमोक्रेसी के लिए, फर्स्ट बिग फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये दुनिया का फर्स्ट बिग टेस्ट था डेमोक्रेसी का, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा अभी किसी ने इतना बड़ा इलेक्शन नहीं कराया, और वो भी स्त्रियों को, पूरी फीमेल्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए। ये एक इलिटरेट कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इलिटरेट हम क्यों कह रहे हैं? नाउ वी नो अबाउट दैट ओनली 15% ऑफ पीपल्स आर लिटरेट इन द 17 करोड़ ऑफ सिटीजन्स। अब 17 करोड़ सिटीजन्स में ओनली 15% ही लिटरेट थे। नाउ डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्ट ओनली इन द प्रॉस्पेरस कंट्रीज, मेनली इन यूरोप। अब इससे पहले जो डेमोक्रेसी थी वो कहाँ थी? वो थी यूरोप में। वो कहाँ थी? नॉर्थ अमेरिका में थी। यही लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ही सिर्फ डेमोक्रेसी को अपनाया था, लेकिन कंप्लीट और प्योर डेमोक्रेसी ये भी नहीं अपना पा रहे थे, क्योंकि हर एक फीमेल को उस वक्त में वोटिंग राइट्स नहीं थे। हर एक उस इंसान को जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थी, ज़्यादातर लोग, सभी लोग मेनली वहाँ पे पढ़े लिखे थे। अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्रीज भी नॉट गिविंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन्स। सभी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए इनके द्वारा भी। इंडिया का एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब इंडिया का एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। अब जब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे देश ही कंप्लीट डेमोक्रेसी को नहीं अपना पा रहे हैं, तो जो इंडिया का चॉइस है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एवरीवन वोटिंग राइट्स, वो करना भी आसान नहीं। उस वक्त में इंडिया के ऊपर कई सारी फालतू की बातें बनी, लाइक दैट इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, कि सबसे बड़ी गलती होगी
इंडियन एडिटर थे एक, उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी गलती होगी इंडिया की ये। सेकंड, ऑर्गेनाइजर ने लिखा, जो कि एक मैगजीन के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू वो लिव टू कन्फेस द फेलियर, कि जवाहरलाल नेहरू एक अफवाह में रह रहे हैं, एक अफवाह में जी रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया की, लेकिन ये जो कि फेल होने वाली है। उस वक्त में एक ब्रिटिश मेंबर था, जो कि उस वक्त का आईसीएस था, मतलब आज का आईएएस। वो ब्रिटिश मेंबर क्लेम्ड कर रहा था दैट अ फ्यूचर or more enlightened age will view with astonishment and the absurd fears of recording the votes of millions of illiterate people। फ्यूचर मतलब कि ये बता रहा था कि दुनिया देखेगी कि कैसे तरह से ये इलिटरेट पीपल्स को वोटर्स बनाया जा रहा है, और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होगा ये कि मिलियंस ऑफ लोग कैसे जो इलिटरेट हैं वो डेमोक्रेसी में लाने के लिए उनको इतना मशक्क़त की जा रही है, सब फालतू है, सब बर्बाद है। ये सारी बात उस वक्त में चली थी। नाउ हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो इतनी सी थी, मीन्स 17 करोड़ लोग, ये सबको वोट डालने की जल्दी, और 3 लाख प्लस some party members sit in the election committee means इलेक्शन कमिटी बोर्ड। अब यहाँ पे इलेक्शन कमिटी बोर्ड पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इन सब का इलेक्शन कैसे कराया जाए। ये कार्टून हमें बताता है। अब मैं एक लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बताऊंगा, चेंजिंग मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट द चेंजिंग मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो इलेक्शन कराना सबको ईजी लग रहा था, लेकिन रियलिटी इज़ नॉट दैट, रियलिटी इज़ डिफरेंट लाइक दैट। रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग थी। क्यों? अब इस वक्त में इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि इलेक्शन के लिए हमारे पास 2 दिक्कतें आ रही थी। पहली दिक्कत थी हमारी कि हमारे जो लोग थे वो अपनी बहन बेटियों का नाम ही अजीब तरह से रख रहे थे कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी, उनका सिंपल नाम भी नहीं रख रहे थे। ये चीज़ हमने उसमें देखी। तो जब 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड किए गए, वो कैसे थे आप ये देख रहे होंगे। ये जो है, ये है एक बैलट पेपर। ये जो बैलट पेपर है, इस पे सबसे पहले चिन्ह बने थे। उन चिन्हों को देखते हुए उस पे लोग आते थे, उनको एक पर्ची पकड़ाई जाती थी, और पर्ची ये बैलट पेपर पकड़ाया जाता था। उनको जो भी बैलट पेपर में चिन्ह बने हुए हैं, उनमें से किसी भी चिन्ह को वोट देना था, तो वो उस चिन्ह पे अपना अंगूठा लगा देते, और अपनी पर्ची को एक कमरे में जाकर, एक स्पेशल कमरे बने हुए थे, उस कमरे में जाकर उस पर्ची पे चिन्ह लगा करके वो उस पर्ची को पैक करके उस एक बॉक्स बना रहता था, उस बॉक्स में डाल देते थे। इस तरह से सबसे पहले बार 2 इलेक्शन किए गए थे, 1952 फर्स्ट एंड सेकंड इज 1957। 2 बार इलेक्शन किए गए। नाउ इसके बाद इलेक्शन में थोड़ा सा चेंज आया। उस इलेक्शन में चेंज जो आया वो था कि अब जो ये चिन्ह बने थे, जो ये सिंबल्स थे, इन सिंबल्स के साथ साथ नाम भी आने लग गया उस पार्टी लीडर का। तो अब पार्टी लीडर का नाम भी आने लग गया। एटलीस्ट 40 to 50 ईयर्स, मीन्स 4 to 5 डिकेड्स यही चीज़ चलती रही। 2 बार जो इलेक्शंस किए उसमें ओनली सिंबल्स थे। फिर उसके बाद 4 to 5 डिकेड्स जो इलेक्शन किए गए उसमें नेम और सिंबल्स दोनों थे। लास्ट भी हम 2004 के बाद हम देखते हैं अपने भारत में कि हम भारत में ईवीएम मशीन का यूज़ करना चालू कर देते हैं, जो कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन के नाम पे जानी जाती है। और इस मशीन को हमने 2004 के बाद से परमानेंट बेसिस पे यूज़ करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे हमारी क्लास हुई अभी के लिए ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले सीन में, अगले लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं रखिएगा।